देखिए, इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन यानी कि फर्म का देखा गया कि इस चैप्टर में रजिस्ट्रेशन कराया जाना चाहिए। और ये मैं बताया था कि जो इंग्लिश लॉ है, इंग्लिश भागीदारी अधिनियम है, उसके अंतर्गत फर्म का रजिस्ट्रेशन जो है कंपलसरी है, आवश्यक है। हमारे यहाँ ये जो है ऑप्शनल है, वैकल्पिक है, चाहे तो आप कराएं चाहे तो न कराएं। तो इसी में ये कह दिया गया है, लास्ट में ये प्रश्न भी आप लोगों को आता है कि फर्म के रजिस्ट्रेशन संबंधी बात तो की गई है, प्रोविजन किया गया है इस चैप्टर के अंतर्गत, लेकिन जब ऑप्शनल है, वैकल्पिक है, तो यहाँ पर यदि न कराया जा रहा है तो इसका प्रभाव क्या होगा। इसी संदर्भ में धारा 69 प्रावधान करती है कि इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, क्या इसके परिणाम हो सकते हैं यदि फर्म का रजिस्ट्रेशन न कराया जाए या फर्म का पंजीकरण न कराया जाए। तो देखिए, यह जो धारा है 4 उपधाराओं में विभक्त है। दिस सेक्शन डिवाइडेड इनटू 4 सब सेक्शंस। तो अब पहले देखिए, जो सब क्या कुछ बोल रहे हैं क्या? पहले सब सेक्शन में ये बताया जा रहा है कि जहां पर कि कोई फर्म का भागीदार है और वह यदि कोई उपचार पाना चाहता है, तो और उसका फर्म नॉन रजिस्टर्ड है, यानी कि उसका जो फर्म है अपंजीकृत है, तो उसको क्या रिलीफ मिल सकता है और क्या नहीं मिल सकता है, इसका विवेचन जो है उपधारा 1 करती है। उपधारा 1 देखिए, उन वादों को का वर्जन करती है, उन जो वादों को जो है प्राइवेट करती है, उस सूट को प्राइवेट करती है कि जो कि ऐसे व्यक्ति के द्वारा लाया जा रहा है जो यदि फर्म का भागीदार नहीं है या फर्म के भागीदार के रूप में उसको फर्म रजिस्टर में उसका नाम दर्ज नहीं किया गया है, उसका नाम जो है उसके नाम की एंट्री नहीं की गई है, तो उसके द्वारा किसी भी प्रकार का वाद नहीं लाया जा सकता है। किसके खिलाफ? फर्म के खिलाफ नहीं ला सकता है, या फिर जो है दूसरा कोई भागीदार है उसके खिलाफ भी वह सूट नहीं ला सकता है, यदि फर्म नॉन रजिस्टर्ड है तब। अब देखिए, उपधारा 2 जो है यानी सब सेक्शन 2 नट सेल में देखते हैं, इसका संक्षिप्त रूप अभी देख रहे हैं। तो उपधारा 2 में देखिए ये बात बताई गई है कि जैसे पहले में देख रहे हैं कि एक भागीदार है और यदि फर्म नॉन रजिस्टर्ड है यानी कि उसका रजिस्ट्रीकरण नहीं हुआ है, तो वह न तो फर्म के खिलाफ वाद ला सकता है, मेंटेनेबल भी नहीं है, न तो उसका वह फर्म के खिलाफ वाद ला सकता है और न ही किसी भागीदार के विरुद्ध वाद ला सकता है। दोनों के अगेंस्ट जो है वह वाद नहीं ला सकता है, और यदि लाता भी है तो उसका जो सूट है इंटरटेन नहीं होगा, मेंटेनेबल नहीं माना जाएगा, इसको न्यायालय के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये पहले में बताया जाए। दूसरे में इसी चीज को कह दिया गया है कि सपोज करिए कि जैसे पहले में जहां फर्म के खिलाफ ला रहा है या विरुद्ध ला रहा है या किसी पार्टनर के खिलाफ ला रहा है, यहाँ पर व्यक्ति है, कोई थर्ड पर्सन है, उससे जो है वह चाहता है कि हम कुछ उपचार मिलें या न्यायालय के माध्यम से यह कुछ उपचार हम प्राप्त कर सकें, और फर्म यदि नॉन रजिस्टर्ड है तो वह पर व्यक्ति के विरुद्ध भी वाद नहीं ला सकता है। उपधारा 2 में बता दिया गया है। तीसरे में देखिए जो बताया गया है, जो सेट ऑफ आप लोग सीपीसी में पढ़ते हैं जिसको मुजराई का दावा कहा जाता है, इसके लिए भी वाद नहीं लाया जा सकता है किसी, जब तक कि कोई भागीदार फर्म रजिस्टर में दर्ज न हो उसका नाम, या उसकी एंट्री न की गई हो, या फिर फर्म यदि रजिस्ट्रीकृत नहीं है तो वह सेट ऑफ की मांग भी नहीं कर सकता है या सेट ऑफ संबंधी रिलीफ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। चौथे में देखिए ये बता दिया गया है कि कहाँ पर इसका प्रभाव नहीं होगा। तो जैसे सपोज करिए कि यदि कोई ऐसी फर्म है जो आउटसाइड ऑफ द इंडिया है, भारत के लोग हैं लेकिन ये बाहर है, जैसे पाकिस्तान में चल रही है, बांग्लादेश में चल रही है, या उधर किसी अदर कंट्रीज में चल रही है, तो इसका प्रभाव यहाँ पर नहीं होगा। या कोई ऐसी फर्म है जो जिसे जिसे कि रजिस्टर्ड करने से, यानी कि 56 जो देख रहे थे हम लोग, और 56 के अंतर्गत उस एरिया को रजिस्टर किए जाने से मना कर दिया गया हो, राज्य सरकार के द्वारा उसको छूट दे दी गई है, तो इन परिस्थितियों में इस धारा का प्रभाव उन क्षेत्रों में नहीं होगा। तो ये 4 उपधाराएं हैं इस धारा के साथ, तो इसको क्रम से हम लोग देखते हैं। अब देखिए जो सब सेक्शन 1 है इसका प्रोविजन क्या है।
देखिए इसके अंतर्गत बता दिया गया है कि नो सूट टू इन्फोर्स ए राइट एराइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट आर कन्फर्ड बाय दिस एक्ट shall be instituted in any court by or on behalf of any person suing as a partner in a firm against the firm or partner against the firm or any person alleged to be or to have been a partner in firm unless the firm is registered or the person suing his name is registered in firm register। जब तक कि उसका नाम जो है फर्म रजिस्टर में दर्ज न हो या वह जो फर्म है भागीदारी फर्म के रूप में रजिस्टर्ड न हो, तब तक कोई भी ऐसा व्यक्ति जो है जो वाद ला रहा है उसका सूट मेंटेनेबल नहीं होगा, उसका सूट जो है ग्राह्य नहीं किया जाएगा किसी भी न्यायालय के द्वारा। किस लिए कि उसका यदि कोई भी अधिकार है, किस तरह का अधिकार है, तो कहा जा रहा है कि जो संविदा से उद्भूत हो रहा हो, अर्थात कि ये राइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मैं कल बताया था कि ये राइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, देखिए इसमें परिभाषित नहीं किया गया है, इस एक्ट में ये नहीं बताया गया है कि यही एराइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट की मीनिंग ये है। ये जो है फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेज के आधार पर इसका आकलन किया जाता है, इसका निष्कर्ष निकाला जाता है। तो जैसे देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई अनुबंध है, अनुबंध का अर्थ है कि यदि कोई भागीदारों के बीच में एग्रीमेंट होगा कि हम इतना शेयर प्राप्त करेंगे, हम इतना शेयर प्राप्त करेंगे, हम इतना जो है इसमें पूंजी या कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, तो ये सारी चीज़ें वो शर्त के अनुसार लिख करके आते हैं और उसी में वो लाभांश प्राप्त करते हैं। तो लाभांश सपोज करिए कि यदि भागीदार है जो 50% का है और उसको जब वहाँ पर उतना लाभांश नहीं प्राप्त हो रहा है तो वह चाहेगा कि से संबंधित जो रिलीफ है हम न्यायालय के माध्यम से प्राप्त कर लें। तो इस प्रकार का जो रिलीफ है यह इसी को हम कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट एराइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट है। या आगे बताया गया है कि कन्फर्ड बाय दिस सेक्शन, इस सेक्शन में पहले कन्फर्ड बाय दिस एक्ट, यानी कि इस अधिनियम के द्वारा वे अधिकार जो प्रदत्त किए गए हैं जो भागीदारों को दिया गया है। आप धारा 10 में, 12 में, 13 में पढ़ करके आ रहे हैं कि एक भागीदार के क्या क्या अधिकार होते हैं। यदि उन अधिकारों में से किसी अधिकार का अतिक्रमण हो रहा है, उसका हनन हो रहा है, यदि वो न्यून हो रहा है, अदर्स पार्टनर के द्वारा उसको वायलेट किया जा रहा है, इन्फ्रिंज किया जा रहा है, तो इन परिस्थितियों में उसका हक बनता है कि वह न्यायालय के माध्यम से इसको प्रवर्तनीय बनाए, इसको इन्फोर्स कराए। इन्फोर्स न्यायालय के माध्यम से कैसे हो सकता है कि वह न्यायालय में जाए, आवेदन करे और अपने प्रेयर की मांग करे, तत्पश्चात उसको साबित करे, और जब साबित करता है तो न्यायालय जिस तरह से यदि संतुष्ट हो जाता है या न्यायालय का यदि समाधान हो जाता है, न्यायालय का जब सेटिस्फैक्शन हो जाता है, तब जाकर के उनके रिलीफ को वो जारी करते हैं, उनको वो उस पर आर्डर पास करते हैं। तो इस तरह से वो अपने हक को प्राप्त करता है, अपने अधिकार को प्राप्त करता है। अब यहाँ पर ये शर्त लग रही है कि देखिए अनलेस वर्ड आया है कि जब तक कि ऐसे फर्म का रजिस्ट्रीकरण न हुआ हो तब तक वह ऐसा वाद नहीं ला सकता है, या पर्सन सुइंग, यानी कि जो व्यक्ति वाद लाने वाला है उसका नाम फर्म रजिस्टर में दर्ज न हो या दर्ज न कर दिया गया हो, तब तक वह व्यक्ति ऐसा सूट नहीं ला सकता है, या यदि ला भी दिया है तो न्यायालय के द्वारा उसको इंटरटेन नहीं किया जाएगा, न्यायालय के द्वारा उसको ग्रहण नहीं किया जाएगा, बल्कि यदि दे भी दिया है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट आप पढ़ करके आए हैं सीपीसी के अंतर्गत। तो इस तरह से यह देखिए धारा कर क्या रही है, यह धारा जो है प्रोहिबिट कर रही है, उन वादों का वर्जन कर रही है कि ऐसे वाद जिसे कि ऐसा कोई भागीदार या ऐसा कोई व्यक्ति ला रहा है और वह इसलिए ला रहा है कि वह अपने संविदा से उद्भूत यानी संविदा से उत्पन्न होने वाले अधिकारों का प्रवर्तन कराए, उसको इन्फोर्स कराए, या ऐसे किसी अधिकार को इन्फोर्स कराए जो कि इस अधिनियम के द्वारा उसको प्रदान किया गया है, उसको दिया गया है।
तो ऐसे अधिकार की मांग वह तब तक न्यायालय से नहीं कर सकता है जब तक कि वह फर्म यदि रजिस्टर्ड नहीं है, फर्म का रजिस्ट्रीकरण नहीं हुआ है, या फिर वह उसका नाम, जो व्यक्ति सूट ला रहा है या जो व्यक्ति जो है ऐसे वाद को संस्थित कर रहा है, उसके नाम को फर्म रजिस्टर में दर्ज न कर दिया गया हो। दर्ज करने का तात्पर्य है कि भागीदार के तौर पर उसको मान लिया गया है। जैसे तमाम आप देख रहे थे अभी पीछे कि कोई माइनर है और उसको लाभ के अंश में यदि स्वीकार कर लिया जाता है, लाभांश देने के लिए मान लिया जाता है, और जब वह मेजर होता है तो उसको ऑप्शन होता है कि वह इलेक्ट करे कि हम इसमें पार्टनर बनेंगे या नहीं बनेंगे। और जब वह इसको इलेक्ट कर लेता है कि हम पार्टनर रहेंगे, तो या तो उसके द्वारा ही सूचना दी जाएगी या फिर उसके द्वारा कोई एथराइज पर्सन है, अर्थात कि कोई अभिकर्ता है, तो वह जाकर के रजिस्ट्रार को सूचना देता है। तो सूचना किस लिए देता है? ताकि जो रजिस्ट्रार महोदय हैं उसके नाम को एज पार्टनर उसमें दर्ज करें, उसको रिकॉर्ड करें, उसको लिख लें कि इसमें 3 पार्टनर है, एक पार्टनर की मृत्यु हो गई थी, उसके स्थान पर इनका जो है एयर्स आ चुका है। अब जब उसका नाम दर्ज हो गया तो वह व्यक्ति यहाँ पर लीगल वे में एथराइज हो गया। अब उसके यदि अधिकार का हनन हो रहा है या उसके अधिकार का वायलेशन हो रहा है तो इस आधार पर वह सूट ला सकता है और अपने अधिकारों की मांग कर सकता है, या इससे संबंधित जो भी रिलीफ है वह इस पर डिक्री प्राप्त कर सकता है न्यायालय के माध्यम से। तो देखिए ये चीज़ बताया गया है। अब देखिए जब केसेज की जहाँ तक बात आती है तो आपके बेयर एक्ट में ही एक केस है, लूना करण सेठिया वर्सेज आइवान ई जॉन। इसमें स्पष्ट रूप से उच्चतम न्यायालय ने कह दिया है, ये 76 या 77 की केस है, तो 77 की, इसमें उसने कह दिया है कि कोई फर्म यदि पंजीकृत नहीं है तो उसका जो कोई भी भागीदार है अपने संविदा से उद्भूत अधिकारों की मांग नहीं कर सकता है या ऐसे अधिकारों को इन्फोर्स नहीं करा सकता है, उसको प्रवर्तन नहीं करा सकता है न्यायालय के माध्यम से। इसी तरह से कल बताए थे कि वेलजी पटेल वर्सेज जयंती लाल के बाद में कलकत्ता। अब देखिए केसेज हम देते हैं लेकिन आप पहले सुप्रीम कोर्ट की केस लिख दीजिए, फिर आप 9 में आई आपके कलकत्ता हाई कोर्ट की केस, 10 में एक बता रहे हैं दिल्ली की, तो आप इसको ऐसे लिख दीजिएगा कि जैसे 2 लाइन की सुप्रीम कोर्ट की केस लिखते हैं कि यदि अपंजीकृत फर्म का कोई भागीदार है तो वो संविदा से उद्भूत वह अपने अधिकारों का तब तक प्रवर्तन नहीं करा सकता है जब तक कि फर्म रजिस्टर्ड न हो। 2 लाइन में इसका इस तरह से आएगा। इसी को लिख दीजिए कि इसका अनुसरण जो है उच्चतम न्यायालय का अनुसरण करते हुए केरल उच्च न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आपके श्री वेलजी पटेल वर्सेज जयंती लाल के बाद में उन्होंने इसका अनुसरण किया है कि जहां पर कोई फर्म यदि रजिस्टर्ड नहीं है, उसका रजिस्ट्रीकरण नहीं हुआ है, तो ऐसे वादों को जो है नहीं इंटरटेन किया जा सकता है। तो इस तरह से ये है सबसेक्शन 1। तो सबसेक्शन 1 जो है लिख लेते हैं, तब 2 पर आते हैं। 2 पर भी केस लाएगी, तो लिखाएं इसको कि फिर बताएं। देखिए इसको सीधा सीधा ऐसे जानिए कि एक तो फर्म जो है बन रही है, 2 लोग 4 लोग मिल करके जो भी पार्टनर हैं फर्म का निर्माण कर रहे हैं। जैसे पहले धारा 4 को याद करिए, तो 4 में जो है इसका सृजन किया जाता है कि कुछ व्यक्ति जो हैं 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिल करके किसी कारोबार को जो है चलाना चाहते हैं और उनका उद्देश्य है कि उसमें लाभ को वो प्राप्त करेंगे। तो ये इसकी बेसिस है, इस आधार पर एक फर्म का निर्माण किया जाता है, एक फर्म को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। जब कॉन्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो एक चैप्टर ही देख रहे हैं कि इसे रजिस्ट्रेशन से संबंधित एक चैप्टर है कि किन परिस्थितियों में इसका रजिस्ट्रीकरण कराया जा सकता है और यदि नहीं कराते हैं तो क्या इसका प्रभाव होगा। इसी संदर्भ में धारा 69 है। तो धारा 69 ये बता रही है कि आप जो है चाहे तो इसका, ये हमारे यहाँ देखिए इसका रजिस्ट्रीकरण का अर्थ है कि हमारे यहाँ ऑप्शनल है। ऑप्शनल का अर्थ होता है कि आप चाहें तो रजिस्टर्ड कराएं, चाहे तो न कराएं। लेकिन यही मैं बार बार बताता हूं कि ऑप्शनल है जरूर, लेकिन इम्प्लाइडली का अर्थ होता है विवक्षित रूप में, कहा तो नहीं गया है लेकिन आपको कोई लाभ भी नहीं दिया जाएगा। तो ये धारा ये बता रही है कि यदि जब फर्म का आप रजिस्ट्रीकरण नहीं कराते हैं, यानी फर्म तो चला रहे हैं 2 लोग 4 लोग मिल करके, लेकिन उसका रजिस्ट्रीकरण नहीं कराए हैं, बिना रजिस्ट्रीकरण के चला रहे हैं, तो अब ये यहाँ पर प्रावधान है। उपधारा ये की बता रही है कि उनमें से सपोज करिए कि 3 भागीदार हैं, एक भागीदार के साथ जो है दुर्व्यवहार कर रहे हैं 2 भागीदार,
और वो यहाँ तक कह दे रहे हैं कि अब तुम परिसर में आओगे नहीं। जयंती लाल की केस में यही हुआ है जो आप ये पढ़ रहे हैं, श्रीवेल जी वर्सेज जयंती लाल, तो इसमें यही हुआ। यहाँ तक वो कह दिया एक भागीदार कि तुम अब इसमें परिसर में कदम नहीं रखोगे तो कैसे जा सकता है। अब तो हाथ पैर उसका टूटना शेष रह गया है। तो वह अब जो है न्यायालय में जाता है। और हावड़ा के जूनियर डिवीजन का जो सिविल जज है उसके यहाँ सूट लाता है। तो उस सूट के माध्यम से वह मांग करता है, ये भी एक प्रेयर करता है कि उसको जो है कहा जाए, उसको इस बात के लिए रोका जाए कि जब हम परिसर में जाते हैं तो हमें वो किसी प्रकार का हानि नहीं पहुंचाएगा, कोई क्षति हमें कारित नहीं करेगा, यानी कि हमारे ऊपर वो अटैक नहीं करेगा। इस बात की श्योरिटी दी जाए, इस बात को उसको जो है इंजंक्शन के माध्यम से रोका जाए कि वो आएगा जरूर परिसर में लेकिन तुम कुछ करोगे नहीं। इस बात के लिए आप डिक्री पारित करिए, इसकी वो मांग किया था। तो इस तरह से अब देखिए यहाँ पर यह कह दिया गया कि यदि कोई भागीदार है उसके किसी अधिकार का हनन हो रहा है, हनन का अर्थ होता है कि अतिक्रमण कर रहा है, 50% लाभ उसका तय किया गया है एग्रीमेंट में कि 50% लाभ हमको दिया जाएगा। बाद में कहते हैं कि 50% नहीं लोगे तुम 30% लोगे, 20% लोगे। तो हनन हुआ कि नहीं हुआ, उसके अधिकार को न्यून कर दिया गया, कम कर दिया गया। तो अब भागीदार तो देंगे नहीं, अब वो न्यायालय में चाहेगा कि हम जाएं। तो जब न्यायालय में जाता है तो न्यायालय में वो तभी जाएगा कि जब फर्म जो है रजिस्टर्ड हो, यानी कि रजिस्ट्रीकरण है फर्म का, तभी न्यायालय उसको ऐसे रिलीफ देगा। रिलीफ देने का तो अभी बाद में बात है, उसका जो प्रेयर है या उसके द्वारा जो फाइल किया जा रहा है, जो सूट फाइल किया जा रहा है, उसी को ग्रहण नहीं करेगा। जब ग्रहण कर ले और साक्ष्य आए तब बाद में निर्णय की तो बात में आती है, उसको रिजेक्ट कर देगा। देखिए जो कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि जहां जुरिडिक्शन नहीं बनता है वहां पर एट वंस जो है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। जब उसको पावर ही नहीं है कि इस मैटर को देखे तो फिर वो कैसे देख सकता है, क्यों साक्ष्य मंगाए, क्यों गवाह को बुलाए, क्यों अपना भी समय बर्बाद करे और उन लोगों का भी समय बर्बाद करे जब उसको पावर नहीं है। तो इसीलिए कह दिया गया है कि जब इस तरह के फर्म पर वो विचार ही नहीं कर सकता, इस तरह के सूट पर विचार ही नहीं कर सकता है, तो आगे उसको सुनवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि वह जो व्यक्ति अब सूट जो ला रहा है या तो फर्म के खिलाफ लाएगा या फिर जो अन्य भागीदार हैं जो कह रहे हैं कि तुम 50% नहीं लोगे 30% लोगे, तो उनके खिलाफ वह सूट ला सकता है। अब वह सूट तब लाएगा जब फर्म रजिस्ट्रीकृत हो, एक चीज़, और दूसरे की वह जो व्यक्ति है उसका भी भागीदार के रूप में नाम वहाँ पर फर्म रजिस्टर में लिखा गया हो। दर्ज हम बोलते हैं, तो दर्ज का अर्थ है कि उसका नाम भागीदार के रूप में लिख दिया गया है कि यह भी इस फर्म में एक भागीदार है, तब जाकर के वह सूट लाएगा। तो वह सूट मेंटेनेबल होगा, यानी मेंटेनेबल का अर्थ होता है कि वह पोषणीय होगा। पोषणीय का अर्थ है कि न्यायालय के द्वारा अब उस पर सुनवाई की जा सकती है। तो यह उपधारा यही कह रही है कि जब तक ऐसा व्यक्ति जो सूट ला रहा है यदि उसका नाम जो है भागीदार के रूप में फर्म रजिस्टर में दर्ज नहीं है तो ऐसा सूट नहीं ला सकता है, या वह फर्म ही सपोज करिए कि ला रही है किसी भागीदार के खिलाफ, तो इन परिस्थितियों में भी फर्म को रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी उसको ये उपचार मिलेगा, तभी उसके इस अधिकार को दिलाया जाएगा न्यायालय के माध्यम से, अन्यथा न्यायालय उनकी कोई सहायता नहीं करेगा। ये उपधारा 1 के माध्यम से बता दिया गया है। इसी में तो देखिए ये जो केस बता रहे हैं आपको कि लूना करण सेठिया वर्सेज आइवान ई जॉन में सुप्रीम कोर्ट ने यही अवधारित किया है कि अपंजीकृत भागीदार का फर्म का कोई भी भागीदार धारा 69 की परिधि के अंतर्गत आने वाले संविदा से उद्भूत किसी प्रकार के अधिकार का वह प्रवर्तित नहीं करा सकता है या उसके लिए वह सूट नहीं ला सकता है। स्पष्ट तौर पर मना कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर ये जो आपका सवाल आएगा कि यदि फर्म का रजिस्ट्रीकरण नहीं है तो इसके प्रभाव को बताइए, या इसका क्या प्रभाव होता है। तो आप आंसर करेंगे तो जिस रूप में आंसर लिखेंगे उसी रूप में आप लिखिए। इसमें लिखिए, हेडिंग दिए हैं, नहीं हेडिंग तो वही है नॉन रजिस्ट्रेशन का, अपंजीकृत फर्म का प्रभाव। इसमें लिखिए सेक्शन 69 of the Indian Partnership Act deals with the consequences of non-registration of a partnership firm, which are thus। आप लोग लिखिए भारतीय भागीदारी अधिनियम की धारा 69
भारतीय भागीदारी अधिनियम की धारा 69 भागीदारी फर्म के रजिस्ट्रीकरण न कराए जाने के प्रभाव के परिणामों को बताती है, कमा जो इस प्रकार हैं डैश। अब इसमें लिखिए सबसेक्शन 1। इसमें लिखिए सबसेक्शन 1 प्राइवेट्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ ए सूट बिटवीन द पार्टनर्स आर इंटर से अलग रहेगा, यस ई आर बिटवीन द पार्टनर्स एंड द फर्म for the purpose of enforcing a right arising from a contract are conferred by the act। पुस्तक में लिखिए पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, कमा unless the firm is registered and the person suing is or has been shown in the register of firms as a partner in the firm। आप लोग लिखिए उपधारा 1 ऐसे वादों का वर्जन करती है वर्जन करने का अर्थ है कि वाद को संस्थित करने से रोकती है, जिसे कि कोई भागीदार संविदा से उद्भूत या इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त अपने अधिकारों को फर्म या फर्म के किसी वर्तमान या रह चुके भागीदार के विरुद्ध प्रवर्तन कराने
के उद्देश्य से संस्थित करता है। कमा जब तक कि फर्म रजिस्ट्रीकृत न हो, जब तक कि फर्म रजिस्ट्रीकृत न हो और वाद लाने वाले व्यक्ति को फर्म के रजिस्टर में भागीदार के रूप में दिखाया न गया हो, दिखाया न गया हो। नीचे केस लिखे, लूनकरण बैरक में दिया है, इसी में दिया होगा, लिख ले, चलिए लिख लीजिए। लूनकरण डबल ओ है, सेठिया SECHIA वर्सेज आईवान IVAN ई फुल स्टॉप जॉन AIR 1977। अच्छा हिंदी में बोल रहे हैं, 1977। लिखिए, लूनकरण सेठिया बनाम आईवान, बड़ी ई रहेगी, आगे सुन 0 लगाइए, उसके आगे लिखिए जॉन। AIR 1977, सुप्रीम कोर्ट 336 336। लिखिए, द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट ए erstwhile ERSTWHILE unregistered partnership firm cannot bring a suit to enforce a right arising out of a contract falling within the ambit of Section 69 of the Indian Partnership Act 1932, within the ambit of Section 69 of the Indian Partnership Act 1932। दूसरी केस लिखिए, श्री वेल जी, लिखिए, अच्छा हिंदी में नहीं, लिख लीजिए। केस का नाम लिख चुके हैं आप लोग। के बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया है कि अपंजीकृत भागीदारी फर्म का
कोई भागीदार धारा 69 की परिधि के अंतर्गत संविदा से उद्भूत अधिकार को प्रवर्तन कराने के लिए कोई वाद नहीं ला सकता है। कोई वाद नहीं ला सकता है। अब लिखिए श्री वेलजी, श्री लिखिए, आगे लिखिए VELJI, उसके आगे लिखिए नारायण, उसके आगे पटेल। श्री वेलजी नारायण पटेल वर्सेज, श्री लगाइए, जयंती JAYANTI लाल पटेल। अगर इसका साइटेशन लिखना हो तो लिखिए AIR 2009 कलकत्ता 164। लिखिए इन दिस केस द कलकत्ता हाई कोर्ट हैज held that if the firm is not registered, the partner cannot be instituted a suit for executing his right which contained in the partnership deed। आप लोग लिखिए, केस का नाम लिख चुके हैं, लिख श्री वेलजी नारायण पटेल बनाम श्री जयंती लाल पटेल AIR 2009 कलकत्ता 164। एग्जीक्यूटिंग हिज राइट विच कंटेंट, कंटेंट का अर्थ है जो बता रहे हैं, इन द पार्टनरशिप डीड। देखिए विच कंटेंट का अर्थ है कि जो कि उसका पार्टनरशिप डीड बना है उसमें वो अंतर्विष्ट है, उसमें वो दिया गया है, उसमें वो लिखा गया है। आप लोग लिखिए के बाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि यदि फर्म रजिस्ट्रीकृत नहीं है तो भागीदारों के बीच निष्पादित भागीदारी विलेख में उल्लिखित अपने अधिकार को प्रवर्तित कराने के लिए भागीदार वाद नहीं ला सकता है।
देखिए ये है 2009 की, और 1983 में एक इसी तरह की दिल्ली हाई कोर्ट की केस है, उसमें भी यही बात कही गई है। इस केस को लिखिए। जगत मित्तर, जगत के आगे है MITTAR, जगत मित्तर। सैगल, SAIGAL। सहगल तो देखिए आप पढ़ रहे हैं ठीक है, लेकिन इसमें स्पेलिंग है SAIGAL। वर्सेज कैलाश चंद्र सहगल, SAIGAL। साइटेशन इसका लिखिए AIR 1983, दिल्ली 134। देखिए इसमें भी ये जो दिल्ली हाई कोर्ट है इसी बात को रिवाइज किए हैं कि जहां पर कोई फर्म यदि यदि अपंजीकृत है तो उसका जो भागीदार है अपने अधिकारों का प्रवर्तन नहीं करा सकता है, या अपने अधिकारों के प्रवर्तन के लिए वाद नहीं ला सकते हैं। तो ये जो तीनों केसेज हैं, सुप्रीम कोर्ट और ये दो हाई कोर्ट की केस हैं, ये सभी के सभी इस प्रावधान को सपोर्ट करते हैं। यानी कि इस जो सब सेक्शन 1 है इसके को जो है कोरोबरेट करते हैं, इन्हीं के संसर्ग में कही हुई बातों का वो अनुसरण करते हैं, या इसी बातों को वो मानते हैं। इसमें लिखिए द दिल्ली हाई कोर्ट हैज हेल्ड दैट सेक्शन 69 of the Indian Partnership Act lays down the effect of non-registration of a firm on suits to enforce a right arising from a contract by a partner against other partners or by or on behalf of a firm against any third party, and provides that such suit shall not be entertained full stop, unless the firm is registered and the person suing is or has been shown in the register of firms as a partner। आप लोग लिखिए, किसका नाम लिख लिए, लिखिए। के बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्णित किया है कि भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा 69 संविदा से उद्भूत अधिकार को
एक भागीदार द्वारा दूसरे भागीदार के विरुद्ध या फर्म की ओर से किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध प्रवर्तित कराने के वादों पर फर्म के अपंजीकृत होने के प्रभाव का वर्णन करती है। इस उपधारा के अनुसार ऐसे अधिकार के प्रवर्तन के लिए वाद तब तक नहीं संस्थित किया जाएगा जब तक कि तब तक न लिखिए, केवल तब लिखिए। वाद तब संस्थित नहीं किया जाएगा जब तक कि वाद संस्थित करने वाले व्यक्ति का नाम फर्म रजिस्टर में दर्शित न कर दिया गया हो। फुल स्टॉप। तो देखिए, इस प्रोविज़न से और इन वादों के माध्यम से, अर्थात कि उच्चतम न्यायालय और साथ ही साथ उच्च न्यायालयों के विवेचन से इस बात का निष्कर्ष निकलता है, या यह बात साफ हो जाती है कि जहां पर फर्म यदि अरजिस्ट्रीकृत है, यानी फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो वहां पर फर्म को और साथ ही साथ फर्म के किसी भागीदार को किसी अधिकार का तात्पर्य है कि यहाँ पर जो है संविदा से उद्भूत हो रहा हो, संविदा से उत्पन्न हो रहा हो, या फिर जो इस अधिनियम के द्वारा प्रदान दिया गया हो, ऐसे अधिकारों का प्रवर्तन न्यायालय के माध्यम से नहीं कराया जा सकता है जब तक कि उस फर्म को रजिस्ट्रीकृत न कर लिया जाए, या वह व्यक्ति जो फर्म की ओर से या भागीदार के तौर पर जो वाद संस्थित कर रहा है, वाद ला रहा है, उसके नाम को फर्म रजिस्टर में दर्ज न कर लिया जाए। देखिए, सब सेक्शन 2। देखिए, सब सेक्शन 2 में और सारी बातें वही है, जैसे कि वहाँ पर ये देख लिया गया कि कोई भी भागीदार है और वह यदि उसकी फर्म जो है रजिस्टर्ड नहीं है, या उसका जो नाम है फर्म रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया है, तो वह थर्ड पर्सन यानी कि किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध अपने अधिकार को प्रवर्तित कराने के लिए, अपने अधिकार को इन्फोर्स कराने के लिए वह सूट नहीं संस्थित कर सकता है या सूट नहीं ला सकता है। पहले पार्ट में वो किसके खिलाफ नहीं ला रहा है, तो फर्म के खिलाफ नहीं ला सकता है, या अपने बीच का कोई भागीदार है उसके खिलाफ नहीं ला सकता है। और दूसरे पार्ट में जो ये कह दिया गया है कि ये थर्ड पर्सन है, अर्थात कि कोई तृतीय पक्षकार है जिसे कि वो संविदा कर रहा है, और यदि संविदा के दौरान सपोज करिए उस थर्ड पर्सन के द्वारा कोई इंक्रोचमेंट किया गया हो, या कोई वायलेशन किया गया हो, या इनके द्वारा किया गया है, तो इन जो फर्म का भागीदार के तौर पर सूट ला रहे हैं, इनके द्वारा ऐसा वाद नहीं लाया जा सकता है जो कि वायलेशन से पीड़ित हैं या जो कि उनसे एग्रीव्ड हैं। इसमें लिखिए, सबसेक्शन 2 also prohibits a suit
by, comma, or on behalf of a firm against a third party for the purpose of enforcing any right, comma, arising from a contract, comma, unless the firm is registered and the person suing or, comma, or have been shown in the register of firms as partners, the firm धारा 69 लिखा, सब सेक्शन 2 लिखे, इसमें लिखिए, एक हेडिंग दीजिए, फर्म तथा पर व्यक्तियों के बीच के अधिकारों का प्रवर्तन। कर दीजिए। उपधारा 2 भी ऐसे वादों का वर्जन करती है जो किसी संविदा से उद्भूत किसी अधिकार को प्रवृत्त कराने के लिए लाया जाता है, और ऐसा वाद फर्म द्वारा या फर्म की ओर से किसी भागीदार द्वारा न्यायालय में किसी पर व्यक्ति के विरुद्ध संस्थित न किया जाएगा जब तक कि वह फर्म रजिस्ट्रीकृत न हो, और वाद लाने वाले व्यक्ति का नाम फर्मों के रजिस्टर में भागीदारों के तौर पर दर्शित न किया गया हो।
इसमें केस का नाम लिखिए। इन द केस ऑफ श्री राम फाइनेंस कारपोरेशन वर्सेज यासीन खान, YASIN, आगे लिखिए खान, यासीन खान, AIR 1989, सुप्रीम कोर्ट 1769। देखिए इस केस का फैक्ट इस तरह से था कि फर्म तो रजिस्ट्रीकृत थी। सपोज करिए कि इसका फैक्ट इस प्रकार से है कि फर्म तो रजिस्ट्रीकृत थी, फर्म रजिस्टर्ड थी, लेकिन जिस व्यक्ति के द्वारा सूट लाया गया था उस व्यक्ति का नाम क्या कहते हैं, फर्म रजिस्टर में भागीदार के तौर पर दर्ज नहीं था, अर्थात कि वो भागीदार है या नहीं है ये क्लियर नहीं था। तो इस आधार पर उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ऐसे व्यक्ति के द्वारा लाया हुआ वाद जो है या लाया हुआ सूट मेंटेनेबल नहीं है, यह पोषणीय नहीं है। इन दिस केस firm was registered, comma, but the person who claimed to become the partner of the firm had not been shown in the register of firms as a partner in the firm. Full stop. On this, the Supreme Court decided that being not compliance of the mandatory provision of section 69, आगे कोष्टक में 2, suit is not maintainable। आप लोग लिखिए के बाद में फर्म रजिस्ट्रीकृत थी, परंतु जिस व्यक्ति ने फर्म का भागीदार होने का दावा किया, उसका नाम फर्म के रजिस्टर में भागीदार के रूप में नहीं दर्शाया गया था। इस पर उच्चतम न्यायालय ने निर्णित किया कि इस अधिनियम की धारा 69, उसके आगे कोष्टक में 2, के आज्ञापक उपबंध का पालन न होने के कारण
वाद पोषणीय नहीं है, पोषणीय नहीं है। शेष कंटिन्यू करेंगे।